Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola virtually. I belongs to the Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor. And I am going to start a unit number 6 of a gaseous state and phase rule. This is the BSc first year, first same 6th unit of chemistry. This is the A part that which contain a postulates of kinetic theory of gases, derivation of kinetic gas equation, RMS, average and most probable velocities and their relationship, etc. It also include the part B, that is phase rule, which are having a statement of phase rule, explanation of phase, number of components and degree of freedom and etc. So let's start with the lecture number 1 on unit 6, that is gaseous state and phase rule. So the first point is the introduction. Matter exists in 3 states, namely solid, liquids and gases. We know that there are the 3 states are existed: solid, liquid and gases. A solid has definite volume. सॉलिड का जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अ वन पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड इज प्रॉपरली मेंटेन विद द अनदर पार्टिकल ऑफ दैट ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल परफेक्टली अरेंज भी होते हैं. देयरफॉर इफ वी आर कंसिडरिंग अ सॉलिड, सॉलिड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम. और दूसरा पॉइंट, in solid molecule are arranged in a perfect order and they occupy a fixed position. मतलब एक मॉलिक्यूल अगर पता है हमें कि एक जगह है तो सॉलिड स्टेट में अनदर मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड, द पोजीशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड. तीसरा चीज़, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम because they are quite nearer as compared to the liquid phase and gaseous phase. इसीलिए the molecules which are interconnected with each other, they are more forcefully attracted toward each other. दूसरा पॉइंट है, लिक्विड हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप. लिक्विड को अगर आप उसका वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिक्विड ले लिया, 1 लीटर ले लिया, 2 लीटर ले लिया, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ liquid is different from that of the 2 liter volume of liquid. So 1 liter is different than that of the 2 liter. But if you put a 1 liter of water in a container, it take the shape of that particular container. अगर आप बड़े वाले गोल कंटेनर में डालोगे तो वो शेप ले लेगा, अगर चौड़े चौकोन वालों में डालोगे तो चौकोन ही हो जाएगा. सो द वॉल्यूम इज फिक्स बट उसका शेप फिक्स नहीं है, द शेप इज नॉट डिफाइंड. और द तीसरा पॉइंट इज दैट एज कंपेयर टू द सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर इन अ लिक्विड फेज. इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड इज लेस दैन दैट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड. सॉलिड के कंपैरेटिव में लिक्विड फेज का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा. इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड एज कंपेयर टू द सॉलिड इज कंसिडर्ड एज द लेस. उसका जब आप गैस से कंपैरिजन करते हो तो देयर इज़ अ एक्सट्रीम डिसऑर्डर इन अ गैस एज द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन अ अवेलेबल स्पेस. ये जो मॉलिक्यूल्स है जो गैसेस स्पेस में एग्जिस्ट हो रहे हैं, दैट मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैविंग अ डेफिनाइट कंडीशन. वो एक मॉलिक्यूल का पोजीशन दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर नहीं कर पाते आप. दे आर हैविंग अ डिफरेंट पोजीशंस, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. दूसरा, बिकॉज ऑफ विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वीक. उस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम रहेगा. हेंस इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप एज वेल एज नॉट हैविंग अ डेफिनाइट वॉल्यूम. मतलब सॉलिड में वॉल्यूम एंड शेप फिक्स था, लिक्विड फेज में वॉल्यूम फिक्स था लेकिन शेप फिक्स नहीं था, और गैसेस फेज में ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रूम में धूप लगा दिया, वो रूम छोटी है
तो वो जो गैस है, वो जो धूप है, वो धूप का जो धुआं है वो पूरे रूम में फैलेगा। आप दूसरे रूम में डालो तो जो भी वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम जो वेपर्स आप जो धूप है वो धूप का धुआं वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा। सो गैसेस डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप और उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट नहीं होता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। So let's start with the second point, that is kinetic theory of gases. It is based on some assumption. Assumption क्या होता है कि it is not a full proof. ये full proof नहीं होता है. They are just a assumption. मतलब ऐसे हो सकता है. They don't have any 100% proof against that particular statement. So there are about 10 statements, 10 assumptions by that of the kinetic theory of for a gases has been given. उस हिसाब से एक theory put की है that is known as the kinetic theory of gases. So it is based on the following assumptions. Since all the assumptions related to the atoms and molecule which cannot be seen, the kinetic theory is said to provide a microscope model of a gas. Remember, thermodynamics is deal with the macroscope or kinetic theory of gases is deal with the microscope model of a gas. This theory was proposed by Bernoulli in 1738. Thereafter, the theory was developed by the Maxwell, Boltzmann, Clausius and several other scientists. This theory is known as the kinetic molecular theory of gases or simply the kinetic theory of gases. So this is the introduction of the kinetic theory of gases. So let's talk about the assumptions, the main backbone of this kinetic theory of gases. So this is the first kinetic theory of, this is the kinetic theory of gases assumption. Now the first postulate is that according to the kinetic theory of gases, उन्होंने पहला assumption put किया है kinetic theory of gases जो assumption पे खड़ा है, वो theory का पहला assumption है gases consist of large number of minute particle which is called as the molecules. Means जो भी आप suppose एक कंटेनर भरा है, उस कंटेनर में आपने suppose ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, तो वो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, वो गैस के जो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स को आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स. सो वो कंटेनर में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो लार्ज क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल्स. दूसरा जो है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट ऑफ द गैस. सपोज एक सिलेंडर में आपने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे हैं, तो वो जो कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. मतलब वो गैस का वॉल्यूम और वो कंटेनर का वॉल्यूम मीन्स इक्वल. अब उसमें सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज बीन फिल्ड, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड अजम्पशन द सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो भी वॉल्यूम रहेगा दैट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट ऑफ द गैस. सो एक्चुअल वॉल्यूम जो है एज फॉर द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट ऑफ द गैस. तीसरा अजम्पशन है, द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन on one another and they move in the available space independently. So third assumption ये किया है कि molecule do not exert any force of attraction or repulsion on one another, means they are not interact with each other. The molecules present in a container, they are not reacting with each other, they did not repel to each other, they did not attract to each other. Means what? They are moving freely in available space independently.
तो वो पूरे तरह इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट नहीं करते हैं बाय मीन्स ऑफ अट्रैक्शन या बाय मीन्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अजम्पशन। चौथा है द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैपिड मोशन इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन विथ वेरियस वेलोसिटीज। सो ऐसा बोला जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में है और कोई भी डायरेक्शन में अ पर्टिकुलर वेलोसिटी लेके वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। सो द फोर्थ assumption इज दैट द मॉलिक्यूल आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैपिड मोशन इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑब्वियसली इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो zigzag मोशन में नहीं रहेंगे। They are always move in a straight line, but they are in a continuous and rapid motion in all direction। मतलब उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैरम बोर्ड के मॉलिक्यूल्स अगर उनको एक्टिवेट कर दो और बोला है कि फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे। सो जब स्ट्राइक होगा तो देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, बट तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करेंगे। सो देयर इज अ रैपिड मूवमेंट विथ इन ऑल डायरेक्शन in a straight line with the velocities. The direction of motion is changed only when the collision of the molecule either with the other molecule or with the wall of container. For example, एक suppose बॉल आपने एक रूम है और उसमें 2-3 बॉल आपने फेंक दिए हैं और उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो रहा है एक्ट एंड फ्रिक्शन भी नहीं कंसिडर कर रहे, तो दैट बॉल्स हैज़ बीन कंटिन्यूसली मूविंग, वो बाउंस होते रहेंगे और वो स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करेंगे। कब तक स्ट्रेट लाइन में? विथ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन एंड कंटिन्यूसली इन अ रैपिड मोशन। बट वो डायरेक्शन कब चेंज करेंगे? व्हेन द मॉलिक्यूल आर कोलाइड विद द अनदर मॉलिक्यूल और द वॉल ऑफ कंटेनर, then and then only that molecule can change their direction of movement. So this is the fourth assumption. So fourth assumption में 4 चीज़ें हैं कि molecules are in a continuous rapid motion in all direction in a straight line with the velocities. और उसका direction कब change होगा? Only when there is a collision between the molecule or molecule and wall of container. So this is the fourth assumption of kinetic theory of gases. Now the fifth assumption, the collisions of molecules are perfectly elastic and there is no loss of kinetic energy due to the collision. So according to the kinetic theory of gases, इन्होंने और एक assumption दिया है कि collision जो है वो perfectly elastic होता है। And elastic collision means what? There is no loss of kinetic energy due to the collision. There are 2 types of collision, elastic and non-elastic collision. Actually 100% elastic collision is not possible. वो theoretical ही होता है, practically it is not possible. Hence, the collision of molecules are perfectly elastic and there is no loss of kinetic energy due to the collision. So according to the kinetic theory of gases या फिर kinetic gases जिस पे assume किया हुआ है, this is the fifth assumption, इस हिसाब से अगर molecule in a container collide होते हैं तो they are collide with the perfectly elastic collision pattern। मतलब अगर एक molecule दूसरे molecule पे collide होता है तो the transfer of energy takes place, वहाँ पे कुछ भी लॉस ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट नहीं होगा। एनर्जी डज नॉट लॉस्ट इन द आउट ऑफ द सिस्टम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, बट मॉलिक्यूल के बाहर मतलब इन एनवायरमेंट लॉस ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक्स प्लेस। मीन्स व्हाट? देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन, दैट इज नोन एज द इलास्टिक कोलिजन। मीन्स व्हाट? अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है तो सपोज एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अगर 100% एनर्जी कंप्लीटली डोनेट कर देता है या फिर जितनी भी देनी है अगर वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र करता है, देयर इज़ नो एनी लॉस टू द एनवायरमेंट, तो
पूरी की पूरी ट्रांसफर हो रही है, मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज दैट ऑफ द इलास्टिक कोलिजन. एक्चुअली प्रैक्टिकली कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ ओनली थेरोटिकल टर्म. वो सिर्फ लिटरेचर में ही बोल सकते हो कि बाबा इलास्टिक कोलिजन होता है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में ये 5वां पॉइंट आता है. नेक्स्ट वन, 6th पॉइंट, the pressure of a gas is due to the collision of its molecules against the wall of container. अब जो आपको पता है, you know the LPG, liquid petroleum gas, that is under pressure. It is filled in a container, it is filled in a cylinder which is under a pressure. So according to the kinetic theory of gases, it has been given that कि बाबा प्रेशर कब आता है या फिर प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से होता है. द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर. मतलब मॉलिक्यूल्स जब वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड होंगे, देन इट हैज़ बीन गिव्स द प्रेशर ऑफ गैस. मतलब प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. Next point, the pressure of gas within a container does not vary with time at any given temperature and pressure. Means pressure of a gas is independent of temperature and pressure. The वो effect नहीं होगा according to this assumption. 8वां assumption है, at any particular instant the molecule do not possess the same speed or kinetic energy. Means the average kinetic energy of molecule is proportional to the absolute temperature of a gas. Means what? Suppose at any particular instant molecule do not possess the same speed. मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मॉलिक्यूल जो है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट उसकी स्पीड कितनी रहेगी. सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, या फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि द सेम स्पीड और द काइनेटिक एनर्जी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब अगर वो 1 सेकेंड में इतना एनर्जी पजेस करता है तो दूसरे सेकेंड में वो उतना ही करेगा. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. सो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द मॉलिक्यूल डू नॉट पजेस द सेम स्पीड और काइनेटिक एनर्जी. Hence, the average kinetic energy. One more thing, we know that kinetic energy is equal to half mc square. There is a velocity get affected, or velocity of molecules are already affected by means of the temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. सपोज एक कंटेनर में हमने पानी रख दिया गर्म करने के लिए. अब उसमें आपने थोड़े कुछ स्मॉल पेबल्स डाल दिए, छोटे छोटे, या फिर कुछ सॉलिड मटेरियल डाल दिया जो पानी में डिजॉल्व तो नहीं होगा, बट बाय विद द फ्लो ऑफ वाटर दे कैन उनकी पोजीशन बदलती रहेगी, तो थोड़ा हल्का भी. तो अगर आप उसे बॉईल करते हो एंड बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग प्रोसेस व्हाट हैपेंड, अगर वो बॉईल होता है तो उस वजह से बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अ टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज़ बीन इंक्रीजेड और वो मॉलिक्यूल मूवमेंट में जाएंगे. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 8th assumption. Now next one, the 9th assumption is that the effect of gravity on the motion of molecules is negligible, small is as compared with the effect of continuous collision between them. Means what? ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो निग्लिजिबल डिक्लेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption. So the 9th assumption is that the effect of gravity on the motion of molecules is negligibly small in comparison with the effect of continuous collision between them. मतलब continue collision is quite more pronounced as compared to the its इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. मतलब मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का उतना असर इम्पॉर्टेंट नहीं कंसिडर किया है एज कंपेयर टू द कंटिन्यूस कोलिजन बिटवीन देम. मीन्स द ग्रेविटी अफेक्ट is not calculated at that extent as compared to the continuous collision between the molecules. So this is the last assumption of the kinetic theory of gases. दूसरा है the derivation. Today's second topic is that
the derivation of kinetic gas equation. With the aid of simple assumption made earlier, it is possible to deduce an equation for the pressure of an ideal gas in terms of velocity of molecules. Suppose there is a cube. This is the cube. Consider a cubic vessel of each side L. इसकी पूरी जो sides है उसकी side L है, because we know that cubes and cubes having a character means what? All the sizes are same. और वो size क्या है? तो small l है. With the perfectly elastic wall containing a very large number of gas molecules, suppose n dash, या फिर n number of molecules यहाँ पे इस कंटेनर में भरे हैं which is in a cubic phase. Suppose m, small m, be the mass of each molecule. एक एक मॉलिक्यूल का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो एक एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो m कंसिडर किया जाता है. The molecules according to the assumption are moving in all possible direction with their root mean square velocity u. Means the molecules according to the assumption are moving in all possible direction. कोई भी x एक्सिस से जाएगा, कोई y एक्सिस से जाएगा, कोई z एक्सिस की जाएगा. मतलब there are all possible directions are possible there and with a various velocity. So अगर एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी u कंसिडर करते हो, सपोज u इज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, uy is the root mean velocity with respect to the y axis, root mean square velocity with respect to the x axis, and root mean square velocity with respect to the z axis has been considered. But this is considered as the overall root mean square velocity. Now the velocity u can be resolved in three components. अब u जो है small u, what is u? U is a root mean square velocity which has been resolved in three component, because we know that there are three axes, x axis, y axis and z axis. Hence there are the three components of small u, that is root mean square velocity has been bifurcated in a three different components named as ux, uy and uz, which are dependent on the axes, that is x, y and z. So the root mean square velocity having a relation with the ux, uy and uz is shown in this equation, that is equation number 1.1. This is u square is equal to ux square plus uy square plus uz square. So this is your equation for a root mean square and its relation with the ux, uy and uz. Now suppose consider one molecule in a cube moving in x direction. Suppose ये molecule है, ये x axis के दौरान जा रहा है, moving में है, तो it has been moving from, suppose ये point से यहाँ तक जाएगा, तो ये point से a तक जाएगा. Suppose it is having a velocity u, because the collision is elastic in nature. तो सपोज यहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पे वॉल पे आके ए पॉइंट पे वो कोलाइड हुआ. कोलिजन होने के बाद में इट टर्न, वो यू टर्न लिया उसने, उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज हो गई, बट उसकी वेलोसिटी एज इट इज है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी डिक्लेयर्ड इट एज अ इन अजम्पशन दैट द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक इन नेचर. तो इलास्टिक है तो कोई भी एनर्जी वहाँ पे लॉस नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी. देयरफॉर जो भी उसकी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ओनली मेंटेन, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सो यहाँ पे वो एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इट हैज़ बीन गो टूवर्ड द अपोजिट टू द डायरेक्शन, बट उसकी वेलोसिटी यू एक्स रहेगी. तो जब डायरेक्शन उल्टा जाएगा तो इट विल बी डिस्क्राइब एज अ माइनस यू एक्स, बिकॉज velocity is a vector quantity, it is having a quantity, it's having a value as well as it is having a direction.
सो ये वजह से ये मॉलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड यहाँ पे कोलाइड होने के बाद में इट इज ट्रांसफर टू द अनदर पोजिशन. But we know that this is the cube and this is the length of cube, this is the distance between the two lines of the कोई भी क्यूब्स का जो भी साइड रहेगा वो साइड बाय पैरेलल जो रहेंगे उसके जो पोजीशंस रहेंगे वो L डिस्टेंस पे ही रहेंगे. सो U इज़ द वेलोसिटी और उस हिसाब से MUX इज कंसिडर्ड एज द वेलोसिटी बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग हियर अ मॉलिक्यूल, a single molecule which has been moving by a direction of x. So अब जब वो molecule यहाँ से यहाँ strike होगा तो which is having a velocity ux, so उसका velocity कितना रहेगा, that is having a ux, और उसकी momentum कितना रहेगा, momentum रहेगा, momentum it is nothing but a product of mass and velocity, therefore momentum रहेगा m into ux. So this is the momentum. Now suppose वो यहाँ पे strike हो गया, A point पे strike हो गया, अब वो उसकी direction बदलेगा because that has been elastic collision और strike होने के बाद में that has been bounced to the another direction, opposite direction. अब वो same speed से तो बढ़ रहा है आगे, opposite direction में वो बढ़ रहा है, but the velocity same है, quantity same है, but the direction change, therefore that has been counted as a minus ux. अब ये जो माइनस ux है, therefore the velocity of the molecule now is minus ux. Why minus sign? क्योंकि direction opposite जा रहा है as compared to this one. ये ऐसे direction में जा रहा था, ये ऐसे direction में जा रहा है. So this is minus ux. Now with respect to that velocity, what is the value for momentum? It's again the product of mass into velocity, that is minus mux, because minus sign indicate the direction of the movement of that molecule. So because it is back direction, therefore वहाँ पे minus sign declare किया है हमने. So this is all shown in a figure 6.2, that is a molecular collision in a cube in the x direction. Now therefore the change in momentum per second for one molecule at phase A is given as, या फिर उससे पहले the change in momentum per molecule per single collision in x direction at a phase can be considered as a difference. तो एक molecule का change in momentum क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस द फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम कितना था, दैट इज MUX, फाइनल मोमेंटम कितना है माइनस MUX, उनका डिफरेंस माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, तो ये टोटल हो गया 2MUX. द मॉलिक्यूल्स नाउ मूव टू द अपोजिट वॉल B. अब ये A से B पे स्ट्राइक होगा, मतलब ये यहाँ पे गया स्ट्राइक हो गया, अब यहाँ से यहाँ स्ट्राइक होगा. सो when the molecule move to the opposite wall B, it strike the wall B and again rebound and travel back again to the A. So after covering the distance 2L, मतलब जब ये 1L यहाँ से यहाँ तक जाएगा पहला कोलिजन होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा सेकेंड कोलिजन होगा, मतलब देयर इज अ सक्सेसिव कोलिजन टेक्स प्लेस, मतलब ये एक L डिस्टेंस एंड दिस इज द अनदर L, मीन्स इट इज इक्वल टू 2L. सो जब वो 2L डिस्टेंस कवर करेगा, नाउ वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस क्या है, रिलेशन इज अ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इट इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, और उस हिसाब से अगर टाइम निकालो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी. सो फॉर बाय दिस इक्वेशन the time taken by molecule to go to the other side and then go to the back is considered as the 2L upon ux, because 2L is the distance covered. मतलब यहाँ से शुरू किया उसने, अगर वापस इसे इसी पॉइंट पे आना है या फिर यहाँ से अगर शुरू किया तो उसे अगर इसी पॉइंट पे फिर से आना है तो उसे 2L इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. मतलब यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक फिर से L, मतलब जहाँ से शुरू किया था अगर वहाँ पे ख़त्म करना है तो मॉलिक्यूल को 2L इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा.
Hence the 2L is the distance covered by the molecule, ux रहेगा velocity. So the time required to do this, the successive collision, is a 2L upon ux. Hence the number of impact with the wall which the molecule will experience per second is ux upon 2L. मतलब टाइम कितना मिला 2L अपॉन ux. बट एक कोलिजन होने के लिए एक सेकेंड में मीन्स एक पर सेकेंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ 2L अपॉन ux, दैट इज नथिंग बट ux अपॉन 2L. सो द नंबर ऑफ कोलिजन या फिर इम्पैक्ट विद द वॉल which the molecule will experience per second is ux upon 2L. Therefore, change in momentum per second for one molecule at a phase A is 2mux into ux upon 2L. Hence, उसी हिसाब से because एक सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए मीन्स ए पे कोलाइड होने के लिए द टाइम रिक्वायरमेंट या फिर द इम्पैक्ट विद द वॉल विच द मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस पर सेकेंड इज ux upon 2L. Change in momentum per second for one molecule of a phase A is 2mux into ux upon 2L, which is equal to the mux square upon L, because 2 get cancel, m as it is, ux get product, that is ux square upon L. The same change in momentum will be experienced by the same molecule on opposite phase B. सो सेम चेंज इन मोमेंटम जितना ए पे फोकस करेगा ए पे मिलेगा उतना बी पे भी मिलेगा. हेंस द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन इज 2mux to the power 2 upon L, बिकॉज दिस इज फॉर फर्स्ट वन. दूसरे टर्म पे जब जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2mux स्क्वायर अपॉन L. नाउ similarly, the change in momentum per second per molecule in the y direction and z direction is given by, अगर x के लिए ये इक्वेशन है तो y के लिए भी रहेगा जब मॉलिक्यूल y के एक्सिस के पैरेलल घूमेगा, तब जब y z के पैरेलल घूमेगा तो इट शोइंग लाइक दिस. So the change in momentum per second per molecule in a y direction is this one, that is 2mu square my square upon L, and for regarding with the z axis it is 2mu z square upon L respectively. Hence the total change in momentum per molecule per second for three component is nothing but the addition of all these three terms. So 2mu x square upon L plus 2mu y square upon L plus 2mu z square upon L, उसकी एडिशन करो. ये तीनों टर्म्स में 2m अपॉन एल कॉमन है तो पुट द 2m अपॉन एल कॉमन. 2m अपॉन एल कॉमन निकल गया. इन ब्रैकेट ux टू द पावर 2, uy टू द पावर 2 एंड uz पावर 2, ये निकल गया ब्रैकेट में. बट फ्रॉम इक्वेशन 1.1 दिस इज नथिंग बट अ u स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो u स्क्वायर. सो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मॉडिफाइड हो गया 2mu स्क्वायर अपॉन L. बट वी नो दैट सिंस द क्यूबिक वेसल कंटेन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, बट हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने पहले n नंबर 1 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया, बट देर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर. सो सिंस द क्यूबिक वेसल कंटेन्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the total change in momentum per second for n molecules is considered as, ये एक मॉलिक्यूल के लिए था, अभी हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए तो इट इज इक्वल टू 2mnu स्क्वायर अपॉन L. सो हेंस दिस इज कंसिडर्ड एज 2mnu स्क्वायर अपॉन L. नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of momentum is nothing but force. So this is the rate of change of momentum of a n number of molecules present in a container.
देयरफॉर ये जो टर्म है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यू कैन डिक्लेयर इट एज अ फोर्स. So this point is nothing but a force. Therefore, this can be written as F is equal to 2mnu square upon L. But we want this equation in the sense of pressure. So divide this above equation with the A, that is area. So वो equation था F is equal to 2mnu square. अब उस इक्वेशन को हमने डिवाइडेड बाय ए किया, तो दैट बिकम्स एफ बाय ए इज इक्वल टू 2mnu स्क्वायर अपॉन एल ए, वेयर एफ इज द फोर्स, ए इज द एरिया ऑफ क्यूब, m is the mass of each and every molecule, n is the number of molecules of gas present in a container, u is the root mean square velocity, l is the length of that cube, a is the area of that cube. So this is the equation. Now the force per unit area, that is F by A, is nothing but a pressure. F by A pressure होता है. So therefore ये equation जो है वो लिख सकते हो आप P is equal to 2mnu square upon LA. So since the total area of wall of cube, that is A is equal to, but we know that the total area of cube which containing L length is 6L square. So instead of A, put the value of its in the sense of L. So वो हो गया P is equal to 2mnu square as it is, L into A के जगह डाला हमने 6L square because area of cube is 6L square. अब ये L square और ये L, it is become a L cube, और ये 2 divided by 6 है तो it is become a 1 by 3. So 2mnu square upon 6L cube which is equal to 1 upon 3 mnu square upon L cube. But the volume of cube is nothing but a L cube. Volume of cube is nothing but a L cube, that is L is the लेंथ ऑफ क्यूब, ए इस हर साइड की जो लेंथ है वो क्यूब की एल है, तो एल क्यूब इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब. सो पुट द एल क्यूब एज अ वी. सो पुट द एल क्यूब इन दिस इक्वेशन एज अ वी. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 mnu स्क्वायर अपॉन वी, वेयर P इज प्रेशर, m is mass of each and every molecule, n is the number of molecules, u is the root mean square velocity and capital V is the volume of cube. So इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे डिवीजन पे था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा. So the equation become PV is equal to 1 upon 3 mnu square, and this equation is called as the kinetic gas equation. So this is the required equation on the basis of some assumption. So this is the main point, that is a kinetic gas equation. So this is all about for this first lecture. I hope you understand well. So wait for the second lecture. Up till then, take care, be safe, stay safe. Thank you very much.